आज हम रस पढ़ेंगे। सबसे पहले रस के मुख्य बिंदु जिसे हमें पढ़ना है। पहला, रस किसे कहते हैं। दूसरा, रस के अंग। तीसरा, रस के भेद। चौथा, रस के उदाहरण। आप सभी से नोट डाउन कर लेंगे कि हम ये 4 चीज रस किसे कहते हैं, रस के अंग, रस के भेद और रस के उदाहरण रस के अंतर्गत हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले रस किसे कहते हैं। बच्चों, रस की परिभाषा क्या होगी। साहित्य में रस ऐसे आनंद को कहते हैं जो कि पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनीत होते देखकर होता है। ठीक है। अथवा रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस की परिभाषा आप सभी को समझ में आ गई। 2 तरह से मैंने बताया है। सबसे पहले, साहित्य में रस ऐसे आनंद को कहते हैं जो कि पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनीत यानी प्ले होता देखकर होता है। अथवा रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। कुछ बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब जिन्हें नहीं आया समझ, उनके लिए मैं अब आगे बताऊंगी कि आप उसको किस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको रस की परिभाषा बताई। अब आप इसको समझिए। इसको कैसे समझेंगे। दैनिक जीवन में हम रस शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में करते हैं, है ना। आप सभी रस का मतलब आप सीधे सीधे समझते हैं किसी भी फलों का रस या फिर जिस बात से हमको रस मिले। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दैनिक जीवन में हम रस शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में करते हैं। किसी पदार्थ का निचोड़ यानी किसी फल या किसी चीज से जो हम रस निकालते हैं उसको भी रस कहा जाता है। तरलता अथवा पारे गंधक से बनी औषधि आदि को भी रस कह दिया जाता है। ठीक है। प्रायः यह सुनने को मिलता है कि उसकी बातों में रस है, उसकी आवाज में रस है। आपने ये भी सुन रखा होगा कि जब कोई बहुत अच्छा और मीठा बोलता है तब हम कहते हैं कि उसकी बातों में रस है ना। हाँ, वो जो बोलता है वो बहुत रसिक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि उसके मुंह में चीनी घुला हुआ है। प्रायः यह भी सुनने को मिलता है कि उसकी बातों में रस है, उसकी आवाज में रस है, उसके गाने में रस है। ठीक है। इसका अभिप्राय कर्णप्रियता या मधुरता है। इसका क्या मतलब है, कर्णप्रियता या मधुरता। इसी प्रकार साहित्य में भी रस ऐसे आनंद को कहते हैं जब कोई पाठक या श्रोता मतलब पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला या दर्शक मतलब देखने वाला को किसी रचना को पढ़ने यानी किसी भी कृति या किसी भी कहानी, किसी भी नाटक, किसी भी प्ले को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनीत होते देखकर होता है। क्या मतलब है इसका कि साहित्य में, यानी हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम रस किसे कहेंगे, जब पढ़ने वाला, सुनने वाला या देखने वाला यानी कोई भी व्यक्ति जब किसी रचना को यानी किसी कहानी को मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं, इन सभी प्रक्रियाओं में जब आपको आनंद की अनुभूति होती है यानी अच्छा लगता है यानी मजा आता है तो हम उसे रस कहते हैं। समझ में आ गई बात। मान लीजिए कोई फिल्म है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप फिल्म देखते हैं तो आपकी नजरें उस फिल्म से हटती ही नहीं, है ना। तो हम क्या कहते हैं, इस फिल्म में आपको आनंद मिल रहा है यानी आपको रस मिल रहा है। उसी तरह कोई कहानी आप पढ़ते हैं या फिर आप सुन रहे हैं यानी कोई कहानी सुना रहा है और आप सुन रहे हैं तब भी आपको उसमें मजा आ रहा है, या फिर आप कहीं कुछ देख रहे हैं उसमें आपको मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है, तो हम उसे रस कहते हैं। अपने परिवेश को भूल जब सहृदय को अपने व्यक्तित्व का एहसास नहीं रहता। सहृदय यानी जो भी है, पढ़ने वाला, लिखने वाला, देखने वाला, आप या मैं। जब आपको अपने व्यक्तित्व का एहसास नहीं रहता यानी आप अपने आप को भूल जाते हैं, है ना, वह आत्मविभोर उठता है।
कोई भी चीज़ जब आप देख रहे होते हो, सबसे ज़्यादा उदाहरण मैं फिल्मों की देती हूँ, या फिर कोई जब बचपन में आप कार्टून देख रहे होते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छी चीज़ आपको कोई बहुत अच्छा सीरियल लगता है, आप उसको देख रहे होते हैं, तो आप अपने आप को कई बार भूल चुके होते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? अपने आप को आप भूल जाते हैं, आप कई बार अपने आप को खो जाते हैं, आपका व्यक्तित्व का एहसास नहीं रहता, आप आत्मविभोर हो जाते हैं, यानी आप उसी में डूब जाते हैं। अपने परिवेश को भूलकर आनंद विभोर हो उठते हैं, यानी आप उसमें इतने डूब जाते हैं कि आपको अपने बारे में पता ही नहीं रहता। तो हम उसे क्या कहेंगे? वो आपको रस प्रदान कर रहा है। क्योंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एक भाषा की, हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी के व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम रस की बात करेंगे तो साहित्य से जुड़ी कहानियाँ, कविता, नाटक की बात करेंगे। तो कहानी और कविता, उस कहानी को आप कई तरह की आपने कहानियाँ पढ़ी होंगी, है ना? आपने कई तरह की कविताएं पढ़ी होंगी। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जब आप पढ़ते हैं तो आप उसमें खुद को खो देते हैं, है ना? बिल्कुल वो कविता आपको लगती है कि तो मेरी ही कविता है, आप अपना परिवेश, आप अपना व्यक्तित्व खो देते हैं, आप उसमें डूब जाते हैं। तो वो क्या होता है? आप उसे रस कहेंगे। ठीक है, तो काव्य रस या आनंद ब्रह्मानंद के समान हो जाता है। रस का संबंध मनुष्य के भाव जगत से है। बहुत अच्छा उदाहरण है कि रस का संबंध मनुष्य के भाव जगत से, यानी हमारी भावनाओं से है। जब हमारी भावनाएं द्रवित हो आती हैं और हम अपने आप को भूल जाते हैं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसमें हम खुद को खो देते हैं, तब हमें रस की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया बच्चों कि रस हम किसे कहेंगे? आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप उदाहरण दे सकते हैं, कई प्रकार के इसमें उदाहरण हो सकते हैं। हम साहित्य की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कविता, कहानी, नाटक या फिर कोई भी और भी विधा, फिल्म भी एक तरह से साहित्य का ही विधा है, तो हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, उसको मान सकते हैं। तो कोई भी गीत, है ना, ज़्यादातर गीत गाने ऐसे होते हैं कि जब आप गीत सुनते हैं तो आप अपने आप को खो जाते हैं और मंत्रमुग्ध होकर उसमें ही डूब जाते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इसके कौन से उदाहरण होंगे, कौन सा अंग होगा। छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि रस किसे कहते हैं। अभी कोई एक गाना आ जाए जो देशभक्ति पर हो, यानी 15 अगस्त का टाइम ही मान लीजिए आप, ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी गुजरा है, पहले ज़्यादा होता था, अब इस पर प्रचार कम होने लगा। यानी देशभक्ति गीत उस दिन तो खूब जगह चलने लगते हैं ना। देशभक्ति गीत जब चलता है तो आपके अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है ना, जोश आ जाता है ना, वीरता का भाव आ जाता है। ये क्या है? आप उसमें डूब जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि आपके अंदर रस की उत्पत्ति हुई है। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। अभी का रिसेंट का उदाहरण दे रही हूँ जिसमें आजकल के युवा बहुत हैं, वो है पबजी, है ना। पबजी का उदाहरण ले लो आप। ठीक है, ये कोई साहित्यिक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये रस क्या होता है। आप समझ लीजिए, पबजी एक गेम है जिसे खेलना सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो जो आप पबजी खेल रहे होते हैं तो आप अपने आप को भी क्या मान लेते हैं? फौजी मान लेते हैं, या फिर वो जो बंदूक चला रहा है ना। आप अपना उसके मिशन को, एक गेम का एनिमेशन के जो मिशन होते हैं, उस मिशन को आप अपना मिशन मान लेते हैं ना। आप खुद को भूल जाते हैं कि आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। उस समय जब आप वो खेल रहे होते हैं, आप बिल्कुल सब कुछ भूल चुके होते हैं और आप उसी दुनिया में चले गए होते हैं। तो ये क्या है? ये आपके अंदर रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आपको समझ में आया? आप जब अपने आप को मंत्रमुग्ध कर लेते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो वहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है। अब ये इतना आसान नहीं है। अब आपको अगले स्टेप में ये समझाऊं कि ये रस प्रकट कैसे होता है, रस के अंग किस किस तरह के हैं। और आप यकीन मानिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। जब आप समझेंगे कि इतनी तरह की चीज़ें आपके अंदर, आपके आत्मा में बसी हुई हैं, आपके मन में बसी हुई होती हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके के भाव अलग अलग समय पर कैसे उठते हैं। ठीक है, अब जब आप पबजी खेल रहे होते हैं तो आपको
सोने का भाव नहीं आता है ना, नींद नहीं आती, सुप्तावस्था नहीं होती, क्या आता है? जोश आता है, उत्साह आता है ना। और अगर आप हार जाते हैं तो रौद्र, गुस्सा आता है ना। बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो करुणा आता है। तो इस तरह की भावनाएं आती हैं, है ना। तो इसको हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।